दोबारा लाओ, ले आओ बराबर। मित्रों नमस्कार। देखिए, आज फिर हम लोग, विषय तो वही है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। कोरोना की महामारी से प्रदेश में भी देश में भी एक बहुत कष्ट का, दुख का एक वातावरण बना है। अभी तक सब व्यवस्थाएं ये आप लोगों के सामने मैं बताता रहा हूँ कि हमारी कोविड महामारी का प्रभाव कितना हो गया है, कितने हमारे पेशेंट्स हैं, किस प्रकार से दूसरी वेव ये हमको प्रभावित कर रही है। पिछली बार मैंने कहा था कि इस महामारी का पीक ये 15 तारीख के आसपास ऐसा बताया जा रहा आएगा और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड इसका शुरू होगा। ये बात ठीक है कि 3 दिन से प्रदेश में केसेस, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं। 1,16,000 के पीक पर जाने के बाद आज 1,07,000 एक्टिव केसेस प्रदेश में है और मैं आशा करता हूं कि लगातार नीचे की तरफ ही जाएगा। व्यवस्थाएं हमारी, चाहे हॉस्पिटल्स की, बेड्स की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, सब इस समय की आवश्यकता के हिसाब से पर्याप्त है। लेकिन आज तो मैं एक नई पीड़ा जो मेरे मन में बार बार उठती है वो आपसे साझा कर रहा हूं कि जिस भी परिवार का कोई सदस्य कोविड के कारण से चला जाता है वो हम सब के दुख का कारण बनता है और उसमें हर प्रकार के परिवारों की स्थिति होती है। कुछ परिवार ऐसे भी रहते हैं कि उनके जाने का जो कष्ट है उसको झेलने में कई बार सक्षम होते हैं। परिवार की मानव स्थिति अच्छी है, जाने वाले की आयु एक 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष है, तो कम से कम परिवार की जो एक सिस्टम है वो आगे बिगड़ने की गुंजाइश कम होती है। हालांकि जो व्यक्ति गया है उसके प्रति हमारी सहानुभूति है, हमें खेद है, वेदना है, हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके बहुत यंग एज के व्यक्ति, खास करके जो परिवार में कमाने वाले लोग हैं, कम आयु के लोग हैं, ऐसे लोग भी चले जाते हैं। इससे पहले हमने एक स्कीम उनके इलाज में सहायता हो जाए, ये तो जो बीपीएल के परिवार थे उनके लिए की थी कि कम से कम 7 दिन के लिए 5,000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से उनको एक सहायता की गई थी। या जो एडमिशन नहीं लेते उनको एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता देने की बात कही थी। लेकिन आज मेरे मन में ये विचार आया है, जो मैंने अपने साथियों से विचार किया है कि 18 वर्ष से लेकर और 50 वर्ष तक की आयु ऐसी होती है जब ये व्यक्ति चला जाता है तो उसमें परिवार को एक बड़ी, यानी आगे के लिए संभालने के लिए भी कठिनाई आती है। तो ऐसे परिवारों की सहायता के लिए, और वो भी खास करके जो गरीब परिवार हैं, जो खास करके जैसे हमने एक लिमिट पहले परिवार पहचान पत्र में रखी हुई है कि जो 15,000 रुपये मासिक से भी कम कमाते हैं, तो ऐसे परिवारों की सहायता की जाए। उसके लिए वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष एक योजना लागू की थी और उस योजना का नाम था, है अभी भी चल रही है, मुख्यमंत्री जीवन ज्योति योजना, क्षमा करें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में प्रावधान ये है कि 330 रुपये वार्षिक उस योजना में प्रीमियम देना होता है और वो प्रीमियम जो बीमा करता है वो स्वयं देता है। हर वर्ष जनधन योजना अकाउंट के माध्यम से जाता है
50 वर्ष तक की आयु का 2 लाख रुपए का ये बीमा होता है। कुछ लोगों ने पिछले वर्ष इसकी सदस्यता ली है और बीमा कराया है, लेकिन बहुत कम मात्रा में कराया है। तो आज उस योजना को मैं इस रूप में रख रहा हूं कि हरियाणा के जितने भी खास करके बीपीएल के परिवार 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय, 15,000 रुपए महीने की आय, ऐसे परिवारों के लिए आज एक योजना लेके आए हैं कि वो सब बैंक में जाकर के अपना एक फॉर्म भरें और फॉर्म भर करके वहां दे दें। पहली किस्त का 330 रुपया उनके जनधन अकाउंट में जमा रहना चाहिए। पहली बार की किस्त अब वो जिस दिन भी बीमा करने वाली कंपनी यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो जिस दिन भी उसको लागू करेगी 31 मार्च से पहले वो लागू हो जाएगी, वो बैंक से पैसा ले लेंगे। उस पैसे को इस महीने की जो पहली किस्त होगी उसको तुरंत हम रियम्बर्स करेंगे, जाएगा उनके खाते में से, लेकिन उसके खाते में ही हम रियम्बर्स करेंगे और आगे लगातार 50 वर्ष तक की आयु तक वो पैसा सरकार अपने पास से देगी, ताकि किसी भी कारण से, बीमारी से, कोविड से, दुर्घटना से, किसी भी कारण से व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए उसको तुरंत मिल जाए। तो ये 2 लाख रुपए का प्रीमियम हर साल का ये सरकार भरेगी, इसकी योजना आज हम घोषित कर रहे हैं। अब ये संख्या अभी अनुमान से ही कह सकते हैं कि 18 वर्ष से 50 वर्ष तक कुल ये संख्या जाकर के 50 लाख से ऊपर बैठेगी जो बीपीएल के परिवार हैं। तो ऐसे सब 50 लाख परिवारों का आज से ये बीमा की राशि सरकार देगी और उनको 2 लाख रुपए की राशि इस किसी भी कारण से मृत्यु होती है तो उनको मिलेगी। अब प्रश्न ये होता है कि जो अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं, तो हमने ये विचार किया है कि इस वर्ष की ये जो दूसरी लहर है ये मार्च में शुरू हुई थी, तो 1 मार्च से लेकर और इस समय ये फॉर्म भरने के दिन चल रहे हैं 31 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 31 मई तक जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से उसने फॉर्म नहीं भरा होगा, ऐसे सब परिवारों के, ऐसे सब सदस्यों को अगर कोविड के कारण से वो हमारे बीच में नहीं रहे तो उनको 2 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सहायता गरीब परिवारों की 2 लाख रुपए के हिसाब से ऐसे अभी तक लगभग 800 से 900 के बीच में ऐसी मृत्यु हुई है। भगवान न करे ऐसी आगे किसी की डेथ हो, लेकिन फिर भी 31 मार्च से पहले, 31 मई से पहले या तो वो फॉर्म भर देंगे, इंश्योर्ड हो जाएंगे, उनको कंपनी की ओर से 2 लाख मिल जाएगा, उसकी राशि सरकार देगी। किसी कारण से 31 मई तक भी वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो वो 2 लाख रुपए सरकार अपनी ओर से देगी। इस योजना का 31 मई के बाद जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको पैसा कंपनी की ओर से मिलेगा, लेकिन हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि हर व्यक्ति 18 वर्ष से 50 वर्ष तक का ये फॉर्म अवश्य भर दे जाकर के बैंक में दे आए। बहुत सरल फॉर्म है, बैंक में देने से वो 330 रुपया हर साल ये सरकार उसमें से पे करेगी। एक योजना ये हमने बतानी थी, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि हम हर किसी के लिए दवा भी कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं, लेकिन दिलासा देना भी आवश्यक है। तो ये बहुत छोटी मात्रा में दिलासा देने की काम हमने किया है। अन्य प्रकार की भी सहायताएं जो पहले हम देते हैं वो हम लगातार जारी रखेंगे, किसी भी परिवार को कष्ट ना आए ये हम देंगे। इससे पहले भी 3 स्कीमें हमने जो घोषणा की है उसको मैं फिर याद करा देता हूं। एक तो जो लोग कोविड पेशेंट हैं और एडमिशन उन्होंने नहीं लिया, हरियाणा के बीपीएल के लोग 1,80,000 रुपए तक की राशि कमाने वाले लोग, उनको लमसम 5,000 रुपये मिलेगा। हरियाणा के जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिशन लेते हैं उन सबका 1 लाख रुपया प्रतिदिन, प्रति बेड 7 दिन तक एक पेशेंट के लिए वो सरकार रियम्बर्स करेगी अस्पतालों को। और ये जो बिल उनके हमने राशि तय की है 18,000 रुपया, 8,000 से लेकर 18,000 रुपए तक जो उनको बिल पे करना पड़ता है, उसमें 5,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मैक्सिमम 7 दिन तक 35,000 रुपया ये उन बीपीएल परिवारों के लिए ये सरकार रियम्बर्स करेगी अस्पतालों को। इसी के साथ दूसरा जुड़ा विषय है वो है प्राइवेट अस्पतालों का। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान वो कर रहे हैं, क्योंकि केवल सरकार की व्यवस्था से इतने सब मरीजों का शायद इलाज करना संभव नहीं था। अभी तक जैसे हमारे पास 17,000 बेड्स हैं
ऑक्सीजन के, जिसमें आज 13,500 पेशेंट्स दाखिल हैं। और मैं अगर इसमें मोटा हिसाब लगाता हूं तो सरकारी योगदान इसमें 40% है, प्राइवेट अस्पतालों का योगदान इसमें 60% है। तो ऐसा ये योगदान 60% का एक बहुत बड़ा योगदान प्राइवेट अस्पतालों का है। लेकिन वहीं दूसरी बात यह है कि प्राइवेट अस्पताल इस समय, बहुत अस्पताल तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ एक अस्पताल मजबूरी का लाभ उठाकर और वो अनाप शनाप चार्जेस करते हैं। अब ये अनाप शनाप चार्जेस बहुत लोग ऐसे हैं जो सहन नहीं कर सकते हैं। हमने उसके लिए रेट लिस्ट ये भी घोषित की है, जो मैंने बताया 8,000 से लेकर और 18,000 रुपये तक अलग अलग प्रकार के रेट उनके लिए तय किए हैं। उससे ज्यादा पैसा अगर कोई अस्पताल लेता पाया गया तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करने में उनके खिलाफ जो एक प्रकार की क्रिमिनल कार्रवाई है ये, वो तो होगी ही होगी। आगे के लिए अगर कोई ऐसा पाया जाएगा तो हमें चाहे उसको मना करना पड़े कि आगे अब जितने पेशेंट्स हैं उनको लेना बंद कर दे, और जो पेशेंट्स वहां एडमिट हैं उनको हम दूसरे अस्पतालों में ले जाएंगे, इनको ऑक्सीजन देना भी बंद कर देंगे, और अगर आवश्यकता हमको लगी तो उसके खिलाफ डी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं उनको कि हम जो रेट्स तय हैं उससे ज्यादा पैसा वो बिल्कुल न लें। इसी प्रकार से हमने एम्बुलेंसेज के भी सब जगह के रेट तय कराए हैं, ताकि कोई गरीब आदमी जो इसमें पिसता है वो उससे पिसे नहीं। इस प्रकार का एक निर्देश उनको दिया गया है, इसका सख्ती से पालन करें, ऐसा एक विचार मैंने पहले ही बताया, आज भी बता रहा हूं। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का मैंने अभी बैंक से फार्म मंगवाया है, बहुत सिंपल 1 पेज का फार्म है। इसको हम छपवा करके अपने जिलों में डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराएंगे, और जल्दी ये 2 दिन के अंदर अंदर फार्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उनको केवल इसको भरना है, भर करके बहुत सामान्य जानकारियां लेकर और बैंक में अपने जनधन अकाउंट के साथ जिस बैंक में है उस बैंक में जाके जमा कराना है। जमा कराते ही वो इंश्योर्ड हो जाएंगे। 2 लाख रुपया अगर कोई कंटीजेंसी होती है, ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है, तो उनको 2 लाख रुपया तुरंत बैंक में जमा हो जाएगा। तीसरा एक विषय है ऑक्सीजन की डिलीवरी। ये ऑक्सीजन की डिलीवरी हम जो घर घर में आवश्यकता एक पेशेंट को पड़ती है, डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने कहा है कि वो लोग रजिस्टर कराए अपने आप को। और अभी तक जो जानकारी है www.oxygenhry.in, तो इस प्रकार से इस वेबसाइट के ऊपर ये प्रावधान किया गया है। 6,000 लोगों ने इस समय तक उसमें अपने आप को रजिस्टर किया है, जिसमें से लगभग 250 लोगों के घरों में ऑक्सीजन कल तक पहुंच गई है। आज 847 लोग ऐसे हैं जिनकी डिलीवरी आज की गई है, तो ऐसा लगभग ये 3700 लोगों को दी जा चुकी है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें उन्होंने डॉक्टर की पर्ची अपनी नहीं लगाई है, कुछ लोगों के पास सिलेंडर नहीं है, उनको सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। हमने हर एक जिले में ये भी कहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इनका एक बैंक बनाएंगे। अभी प्रारंभ में 10 से लेकर के 25 कंसंट्रेटर का बैंक होगा, ताकि किसी के पास सिलेंडर नहीं है तो उनको लोन पर कंसंट्रेटर दिया जाएगा। आवश्यकता जब तक है तब तक रखेंगे, उसके बाद वापस जमा कराएंगे। तो ऐसे ऑक्सीजन का ये बैंक, इसमें जैसे हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, उसमें ज्यादा भी संख्या इन बैंक्स की बढ़ाई जा सकती है। कुछ संस्थाएं भी बैंक्स बना रही हैं, उनको भी मैं चाहता हूं कि और अधिक संख्या में इन बैंक्स को और वो आगे बढ़ा करके लेकर के जाएं। एक संख्या मेरे पास अभी आई है, 18 से 50 वर्ष तक ऐसे कुछ ये 4,51,000 फैमिलीज हैं, जिनमें ये 18 से 50 के, इसमें तो संख्या सिर्फ 10 लाख के आसपास आई है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद संख्या ज्यादा हो सकती है। फिर भी अच्छा बीपीएल के, फिर भी 10 लाख है अथवा ज्यादा है, इन सब को हम जो है फार्म भरने के लिए इस 15 दिन के अंदर व्यवस्था करेंगे, ताकि इनके सबके फार्म भरे जा सकें। मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतनी विषय आपके सामने रखना था। अब एक अपील आपके सामने जरूर मैं रखना चाहूंगा कि जैसा आज डिप्टी कमिश्नर से मेरी बातचीत हुई है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर थोड़ा इसका प्रभाव दिखने लगा है, बल्कि कहीं कहीं तो ज्यादा दिखने लगा है।
हमने वहाँ हॉटस्पॉट्स इसकी पहचान कराई है। तो जितने हॉटस्पॉट्स हैं लगभग 1000, जहाँ ज़्यादा केसेज आ रहे हैं संख्या में उस या जहाँ मृत्यु ज़्यादा हुई है, ऐसे सब स्थानों पर प्राथमिकता में लगभग 1000 ये आज और कल के अंदर सब व्यवस्थाएं वहाँ कंप्लीट हो जाएंगी। 15 तारीख परसों सुबह से जो फील्ड के लोग हैं वो घर घर जाके सर्वे करना शुरू करेंगे और वहाँ जो कैंप्स बनेंगे, आइसोलेशन जो सेंटर्स होंगे, उन सेंटर्स के अंदर अलग से टीम होगी। वो टीम वहाँ बैठ करके ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक उपचार है वो करेंगे। जो उसमें मॉडरेट और सीवियर जो पेशेंट्स मिलेंगे उनको पीएचसी, सीएचसी अथवा हॉस्पिटल्स में वहाँ डाइवर्ट करेंगे। और अगर हमारे सिविल हॉस्पिटल्स में अगर आवश्यकता होने पर वहाँ बेड्स अगर कम रहे तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर रेफर करेंगे और आयुष्मान भारत का जो हमारे सिस्टम है, स्कीम है, उस स्कीम में उनका वहाँ इलाज होगा। तो ये एक बहुत नीचे तक की तैयारी हमारी हो गई है। सभी डीसीज ने यकीन दिलाया है कि हम कल सायंकाल तक ये प्रस्ताव करके परसों सुबह से हम काम करेंगे। तो इसमें मेरा सबसे कहना यह है कि ये काम केवल सरकारी व्यवस्था से नहीं, तो इसमें बाकी लोग भी जो जो इसमें सहयोग कर सकते हैं, व्यवस्थाओं में बहुत सहयोग करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सेंटर बनेंगे आइसोलेशन के, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ बेड्स हैं, वहाँ बिस्तर है, चादरें हैं, वहाँ भोजन की व्यवस्था है, वहाँ पानी की व्यवस्था है, जो भी व्यवस्थाएं वहाँ, और कहीं ना कहीं जो शौचालय टेम्परेरी बनाने पड़ेंगे वो डिपार्टमेंट्स उसमें लग गए हैं, वो सब बना रहे हैं। तो ऐसी ये बड़ी यानी 8000 आइसोलेशन सेंटर बनाने तक ये हमारे योजना में है। अगर ये आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो हम बढ़ाएंगे। कल 1000 शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्था की गई है। इसमें गांव के जो लोग हैं, चुने हुए पूर्व प्रतिनिधि, जो मानो आप तो पंचायतें नहीं रही वहां, तो पूर्व प्रतिनिधि जितने गांव के हैं जनप्रतिनिधि, उनको भी सबको हमने इसमें सहयोग में लिया है। गांव के नंबरदार हैं वो भी सहयोग करेंगे, सरकारी कर्मचारी सब टीमें बनाएंगे और इस प्रकार से ये सब सिस्टम उन्होंने बनाए हैं। आज 300 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लोग ईएसआई में, जो वहाँ काम बहुत अधिक नहीं है, उनको हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया गया है, उनको एक प्रकार से रेफर किया गया, उनसे हेल्थ डिपार्टमेंट काम लेगा ताकि हम पीएचसी और सीएचसी पर जाकर के उन सब व्यवस्थाओं को दे सकें। ये सब व्यवस्थाएं हमने की हैं। तो आपसे भी मैं अपील करता हूं कि एक पॉजिटिव वातावरण बना करके और हम हर किसी को इलाज मिले, गरीब की सहायता हो, ये सब करने के लिए हम तैयार हैं। पिछली बार जैसे हमने किया था, इस बार भी वैसा ही विषय। फिर हमने कहा था कि जिन लोगों ने कोई प्रश्न अपने करने होंगे वो इस पीसी से पहले भी भेज सकते हैं और पीसी के दौरान भी भेज सकते हैं। तो मेरे पास लगभग 15-16 प्रश्न पहले आए हैं, ये और भी आ गए हैं अभी इसी समय। तो जो पहले आए हुए हैं मैं उनको पहले एक बार आपके सामने रख देता हूं। बहुत लोगों ने प्रश्न किए हैं इसमें। एक बात मुख्य रूप से कि बहुत से बंधुओं ने जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसके संबंध में ज़्यादा प्रश्न आए हैं। जैसे अगर उसमें नाम लेकर के मैं बताता हूं तो राजकुमार जी चौधरी हैं हमारे नेटवर्क 10 पर। इसी प्रकार से दूसरा वैक्सीन का प्रश्न है पंजाब केसरी नारनौल से श्री रामचंद्र सैनी। ऐसे ही संजय जी पीटीआई, योगेंद्र शर्मा स्टेट ब्यूरो चीफ दैनिक हरिभूमि, फिर हमारे दिनेश भारद्वाज दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़, कुमार रमेश वी न्यूज चंडीगढ़। तो ऐसे 5-6 प्रश्न वैक्सीन के हैं। उस संबंध में मैं एक जो जानकारी है वैक्सीन की वो सबको बता देता हूँ, उसी में सबके उत्तर आ जाएंगे। पहली बात तो यह है कि अलग अलग फेजेज में अलग अलग वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू किया गया। पहले 60 वर्ष से ऊपर के, फिर 45 से 60 जो क्या बोलते हैं कोमोर्बिडिटीज, उनका शुरू किया गया। फिर 45 से 60 नॉन कोमोर्बिडिटीज का शुरू किया गया। फिर 18 से लेकर के 45 तक इनको शुरू किया गया। अलग अलग फेज पर ये शुरू हुआ है। गवर्नमेंट का सिस्टम अलग, प्राइवेट का सिस्टम अलग। इसमें भी चूंकि प्राइवेट के लोग पैसा खर्च करके लेकर के आते थे, वो खर्च करके ही लगाते थे, तो फर्स्ट डोज का अपने अपने हिसाब से सबने चलाया है। अब जब से 18 से 45 शुरू हुआ है, तब से वैक्सीन की इंजेक्शन की जितनी क्वांटिटी हमको मिलनी चाहिए थी, हमने
50 लाख कोवैक्सीन का जो पहले ऑर्डर दिया था उसमें से मात्र भी 6 लाख उनको मिली हैं। 3-3 लाख करके अलग अलग बैचेज में ये आ रही है। तो उसके अंदर 2 कंपनियों का कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 कंपनियों के वैक्सीन के टीके हमको मिल रहे हैं। जितने मिल रहे हैं उनको हम लगा रहे हैं। अब प्राथमिकता जो केंद्र सरकार की ओर से भी सूचना मिली है कि प्राथमिकता जिनको सेकेंड डोज लगनी है उनको दी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज टाइम पीरियड के साथ लगाना जरूरी है। उसमें चाहे वो सरकारी में लगी हो अथवा प्राइवेट में फर्स्ट डोज लगी है तो उनको सबको प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा। और बाकी सबका अब रजिस्ट्रेशन के आधार पर यह सारा काम होता है 15 से 45 तक, 18 से 45। तो पहले रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद अपॉइंटमेंट ली जाती है। अब संयोग से रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट में जो लोग आईटी से भी हैं, शहरों के लोग हैं, वो थोड़ा